हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए आज हिंदी का विषय है। मैं आप लोग के लिए हिंदी का विषय इसीलिए लेकर आया हूँ जो आप लोग को कुछ हद तक हेल्प हो सके। मैं आप लोग को मदद के तौर पर आप लोग के सामने ये वीडियो मैं ला रहा हूँ। कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का विषय लेकर आया जो 12th कक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोग के लिए ही केवल उसको हाईलाइटेड किया है, ठीक है। मेरा वीडियो आप लोग के लिए एकमात्र रामबाण की तरह होता है। ज्योग्राफी और इंग्लिश के बाद अब मैं हिंदी का विषय लेकर आया हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हो सके तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, यानी कि 100% चांस है। देखिए, सबसे पहले ऊपर 1 नंबर में दिखाई दे रहा है, इसमें सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 50 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को वस्तुनिष्ठ 100 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद यहाँ खंड ब है, यानी दूसरा खंड में आपको विषय निष्ठ रहेगा, यानी जो लिखने वाला होता है भाषा में, यानी वस्तु डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो आपको 8 नंबर के रहेगा, ठीक है। 1 नंबर में है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो नारी शिक्षा पर और कोरोना महामारी पर, ये दोनों हमेशा रहेंगे, ठीक है, ये दोनों हमेशा रहेंगे। और तीसरा है इसमें अनुशासन पर जरूर रहेंगे, ठीक है। ये दोनों को याद कर लीजिएगा। नारी शिक्षा और कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। क्या रहेगा? सप्रसंग व्याख्या करने के लिए इनमें से 4 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से केवल 2 का जवाब देना है, ठीक है। और दोनों 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी 2 को जवाब देना है तो 2 गुने 4 यानी 4 दूना 8 नंबर, ये भी 8 नंबर के हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, 8 दूना 16 नंबर हो गया। अब यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए रहेगा। क्या रहेगा? पत्र लिखने के लिए, ठीक है। अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसे महाविद्यालय में कोरोना रोकथाम शिविर लगाने के लिए निवेदन किए गए हों, यानी कोविड-19 से बचने के लिए एक आवेदन लिखना है अपने प्रधानाध्यापक के पास, या अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को शिकायत पत्र लिखना है। जैसे मान लीजिए रोड पे कचरा लग जाता है, उसके बारे में अपने ढंग से परीक्षार्थी को अपने ढंग से इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो 5 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। उसके बाद इसमें रहेंगे किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे। इन्हें किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 5 प्रश्नों को उत्तर देना है अपने शब्दों में, ठीक है। ये भी आपको 2-2 नंबर के रहेंगे 5 क्वेश्चन, तो 5 दूना 10 नंबर इसमें मिलेंगे। उनमें क्या है? चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या होता है? फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मखमल की चादर जैसी वहाँ पर हरी हरी घास होती है, उनको देखने के लिए हरे हरे बाग होते हैं। इन्हीं सब के बारे में लिखना है। आगे आपको है किताब से है, यानी कहानी वाला किताब से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भगत सिंह कौन थे, इसको भी याद कर लीजिएगा। भगत सिंह कौन थे, ये आपको बहुत महत्व है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको फिर अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको
5 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर वाला 3 को प्रश्न का जवाब देना है। जैसे बातचीत, बातचीत शीर्षक का निबंध का सारांश लिखिए। बातचीत, तो बातचीत के बारे में एक बार जोरदार तरीका से पढ़ लीजिएगा। उसके शीर्षक, पाठ के नाम, वो क्या कहना चाहते थे, उसके बारे में विस्तार 150 से 250 शब्दों में आपको देना है, यानी 300 तक शब्दों में आपको जवाब देना है इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कवयित्री। कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, कवयित्री के बारे में, ठीक है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोनों को मार्क कर दिए हैं, ठीक है। अब आ गया संक्षेपण। संक्षेपण करने वाला आ गया, देखिए 4 नंबर के रहता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। संक्षेपण जो है ना, इसको क्या कीजिएगा, जितना अक्षर है, जितना को अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 108 है, 108 है, तो इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 और 9 यानी 39 शब्दों में आपको जवाब देना है, ठीक है। जितना शब्द रहेगा उसको गिन के उसमें 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और उसमें बढ़िया शीर्षक भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति के शोभा उसका आकर्षक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर बोलने के बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया है। बोलने यानी भाषा, बोलने के लिए भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा भाषा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बनाते रहिएगा। अब हम ले चलते हैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें ले चलते हैं, ठीक है। जैसे किस पत्र का कौन लेखक है और वह पाठ क्या है, ठीक है। देखिए आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो ये क्या है, तो एक निबंध है। देखिए क्या है, तो एक निबंध है। देखिए बातचीत में याद रखिएगा, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। देखिए बालकृष्ण जो रहता है वही मतलब अपनी मम्मी से बातचीत करती है जब वो माखन चुरा लेते हैं। तो याद रखिएगा जब वो कृष्णा जी बचपन में रहते हैं तो बालकृष्ण उसको कहा जाता था, और जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वो सच में नहीं खाए थे। तो बातचीत कौन करेगा मम्मी से, तो ये बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा था कि एक गुलेटी से चंद्रधर शर्मा को मार दिया। उसने कहा था कि एक गुलेटी में चंद्रधर शर्मा को मार दिया। तो इसे याद रखिएगा, उसने कहा था तो गुलेरी, ये उसने कहा था गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, ठीक है। अब है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ये तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं, ये तो भाषण दिए थे, तब भाषण को ही लिया गया है इसमें। संपूर्ण क्रांति के नारे किसने दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। यह भाषा है। बिहार में भी संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। अर्धनारीश्वर, देखिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है
एक पार्वती जी और शंकर जी का रूप होता है, ठीक है। एक तरफ आधा भाग नारी का, आधा भाग पुरुष का, ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहता है, अर्धनारीश्वर। ये क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है, क्या है, एक निबंध है, ठीक है। और उसके बाद है रोज, तो ये हो जाएगा वास्यान अज्ञेय, वास्यान अज्ञेय हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा याद कीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, यह संस्मरण है, संस्मरण है, यह भगत जी के द्वारा लिखा गया, भगत जी के पर मतलब लिखा गया है। उसके बाद ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर यात्रा वृंत है, मतलब अपनी यात्रा के बारे में बताए थे। सिपाही की माँ मोहन डाकेश, सिपाही की माँ मोहन डाकेश है, एकांकी है, क्या है, सिपाही की माँ यानी मोहन डाकेश की माँ सिपाही, याद रखिएगा, मोहन डाकेश की माँ सिपाही, यानी सिपाही की माँ क्या हो जाएगी, मोहन डाकेश, सिपाही की माँ मोहन डाकेश, ये क्या है, एकांकी है, क्या है, एकांकी है। अगर पूछा जाए सिपाही की माँ क्या है, तो एक एकांकी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह, क्या, नामवर सिंह, ये भी निबंध है। जूठन, जूठन बहुत अच्छा कहानी है इसका, जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, यह आत्मकथा है, क्या है, एक आत्मकथा है। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज, हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज के द्वारा लिखा गया है, यह डायरी है, क्या डायरी है। तिरछी, देखिए तिरछी कैसे, इसको याद रखिएगा, तिरछी जब भी सूरज का प्रकाश आता है तो तिरछी आता है, तिरछी होकर आता है, और जैसे वो आता है तो उदय हो जाता है, नहीं प्रकाश हो जाता है। तो तिरछी प्रकाश आएगा तो उदय प्रकाश, तिरछी प्रकाश आएगा तो उदय प्रकाश, और यह कहानी है, क्या है, कहानी है। उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा, तो शिक्षा का जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, ये शिक्षा शास्त्र है, क्या है, शिक्षा शास्त्र है। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, कैसे, अब जो पूछा जाएगा उनके जन्म स्थान और जन्म के बारे में पूछा जाएगा, कब हुआ था, तो याद रखिए। तो अब है रामधारी सिंह दिनकर, अब है लेखक बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनको थोड़ा याद रखिए, रख लीजिएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक वो रखिएगा, एक कुशीनगर उत्तर प्रदेश रखिएगा, ठीक है। कुशीनगर में सच्चिदानंद सिंह है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था, 1883 में हुआ था, याद रखिएगा, 1883 में हुआ था। कहाँ, राजस्थान जयपुर में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, ये बिहार के हैं, इसलिए बिहार में, देखिए जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 में हुआ था, 1902 में, और यह बिहार में संपूर्ण छात्राओं को संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और यह कहा कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो सिताब यानी बिहार में, सिताब यानी कि बिहार में है। भगत सिंह, उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये हो जाएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को, यानी याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर और भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर और भगत सिंह 23 और 27 को हुए थे, एक साल के डिफरेंट था, ठीक है। बंगाचक अब पाकिस्तान में चला गया है, पहले हिंदुस्तान में था। सच्चिदानंद सिंह 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 को हुआ था जन्म, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर 16 जुलाई 1917 को,
16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मोहन डाकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में यानी अमृतसर में एक जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, अब है मोहन डाकेश, तब मोहन डाकेश सिपाही की माँ है। ठीक है, मोहन डाकेश सिपाही की माँ है। 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था, जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1927 को, और ये हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद उदय प्रकाश 1 जून 1952 को सीतापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, अब बोलते चलेंगे, शुरू करते हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। अगर रोज की बात किया जाए तो रोज बादशाह अज्ञेय, ठीक है, रोज अज्ञेय, और एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। ठीक है, ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की मां मोहन डाकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, तिरछी प्रकाश उदय प्रकाश। याद रखिएगा, ये क्या है तो कहानी है। ठीक है, क्या है, कहानी है। देखिए, बातचीत क्या है तो निबंध है, ये निबंध है। क्या है, निबंध है। और सिपाही की मां एकांकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पदखंड में, यानी पदखंड में आ गया। आप पदखंड में इसको याद रखिएगा, तुमुल कोलाहल कुलह में जयशंकर प्रसाद इनका जन्म हुआ था 1889 में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत अच्छी लेखिका है। ये इनका जन्म हुआ था 1904 में निहालपुर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। ठीक है, जन जन का अधिकारी हो जाएगा मुक्ति बोध। ये आपको इनके लेखक है। इनका जन्म हो जाएगा 1917 में। ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जन जन का अधिकार, ये हो जाएगा मुक्ति बोध। उसके बाद है आदिनाथ रघुवीर सहाय। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी, इसको याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी, हारजीत अशोक वाजपेयी, और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, उसके बारे में पढ़ के बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग उसको एक बार सुन लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जूठन। तो जूठन शीर्षक की आत्मकथा एवं लेखक समाज में क्या बदलाव लाना चाहता था, ये आत्मकथा है। ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है जूठन। देखिए, जूठन में क्या है सो पहले समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित एक आत्मकथा है, जिसमें लेखक ने गरीब और गरीबी पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, और जिसमें एक घर में से
10-15 मवेशियों का काम बैठ खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। सर्दी के महीने में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरीरियों पर उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। इन सब कामों के बदले मिलता था एक जानवर के पीछे 25 सेर यानी 12 से 13 किलो अनाज। 25 सेर यानी कि 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। ठीक है। शादी ब्याह के मौके पर झूठे पत्तल के टोकरी में डाल दिए जाते थे, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लिया करते थे। पतली से जो मतलब पत्ता जो बच जाता है, उसमें जो पूरी होते थे, पूरी के टुकड़े जो बचे होते थे, उन्हें चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उस पर सुखा लिए जाते थे। और मिठाई जो इकट्ठी होती थी वे कई दिनों तक अथवा बड़ी बारातों की मिठाइयां कई महीनों तक आपस में चर्चा कर करके खाते थे। ठीक है। लेखक अपनी मां के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेटकर इकट्ठा करता है। सुखदेव सिंह के घर के बाहर आने पर लेखक की मां अपने लिए पत्तल पर खाने हेतु कुछ पुड़िया मांग करती है। बदले में उसे सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है। देखिए, सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी के विवाह में गए थे। कौन? तो लेखक की मां। किनकी मां? तो लेखक की मां, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मां जो है, मतलब खाने के लिए जाती है। ठीक है। उनके बेटी के शादी में तो ये उन्हें डांट क्या मिलता है? उनको फटकार मिलता है। इसको याद रखिए, क्या मिलता है? खाने के बदले में फटकार मिलता है। ठीक ना। बदले में सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है। वह चुपचाप टोकरी लेकर चली जाती है और उसकी महानता का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद है आप लोग हार जीत के बारे में भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है हार जीत। ठीक है। प्रस्तुत कविता हार जीत में देश की ज्वलन समस्याओं को और कवि अशोक वाजपेयी का ध्यान आकृष्ट किया है। इस देश की जनता अबोध, चिंता विहीन, अंधविश्वास, अफवाहों में जी रही सत्य से कोसों दूर नीति नियम है। ठीक है। इसी के बारे में लिखना था, इसको देख लीजिएगा एक बार अगर आप लोग के पास होगा तो। चलिए अब हम शुरू करते हैं संधि विच्छेद से। यानी अब थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, बहुब्रीहि कौन है? ठीक है। तो बहुब्रीहि समास कौन है? तो लंबोदर, लंबम योद्रम यस्य, मतलब कि जिसका लंबा हो उदर, अर्थात गणेश जी। किसी नाम के बदले में जो आता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो लंबोदर, नीलांबर, चक्रपाणि, पीताम्बर, गजानन, ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। लंबोदर, नीलांबर, चक्रपाणि, पीताम्बर, गजानन, ये सभी कौन है? तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है। और उसके बाद महाबली हनुमान। ठीक है। तो ये सभी बहुब्रीहि समास है। इसको याद रखिएगा। चिरीमार क्या है? तत्पुरुष समास है। चिरीमार। ठीक है। और उसके बाद नीलकमल कर्मधारय समास है। उसके बाद है विशेषण है आत्मा का आत्मिक, ग्राम का ग्रामीण, जल का जलीय, व्यथा का व्यथित, बिहार का बिहारी, दिन का दैनिक, जगत का जागतिक, साहित्य का साहित्यिक, पूजा का पूजनीय, कुसुम का कुसुमित, भारत का भारतीय, लोक का हो जाएगा लौकिक।
ठीक है। स्वर्ण का स्वर्णिम, पर्वत का पर्वतीय, हृदय का हृदयी, इतिहास का ऐतिहासिक, समाज का सामाजिक, मास का मासिक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी विशेषण है, विशेषण लिखने के लिए आता है। ठीक है, विशेषण लिखने के लिए आता है। उसके बाद आप लोग आ जाइए 2 नंबरिया में। 2 नंबर का जो होता है सो लहना सिंह कौन थे? तो लहना सिंह उसने कहा था का नायक थे। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़े जाने वाले नंबर 27 सिख राइफल के जमादार थे। क्या थे? जमादार थे। सिख राइफल के जमादार थे। ठीक है, सैनिक थे। उसके बाद आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है। कहता है कहानी, उसने कहा था कि पात्रों के एक सूची तैयार करें। या बोधा सिंह कौन थे? बोधा सिंह कौन थे? तो देखिए सबसे पहले कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, ये तो याद रखिए, लहना सिंह, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे थे और इनके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। जैसे एक बालिका जिनकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। हजारा सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, इसमें हजारा सिंह भी आ जाते हैं। तो हजारा सिंह कौन थे? देखिए हजारा सिंह भी सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। हजारा सिंह सूबेदार थे। यहाँ लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र थे। हजारा सिंह सूबेदार थे। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र, हजारा सिंह का पुत्र मतलब इनका पुत्र थे। क्या? इनका पुत्र से लहना सिंह के पुत्र, हजारा सिंह के पुत्र कौन? बोधा सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब सेना का उच्च अधिकारी। लेफ्टिनेंट साहब कौन थे? तो सेना के उच्च अधिकारी थे। बाजीर सिंह एक सैनिक थे। बाजीर सिंह एक सैनिक थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र थे। हजारा सिंह सूबेदार, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र, लेफ्टिनेंट साहब एक उस सेना का उच्च अधिकारी, बाजीर सिंह एक सैनिक। बाजीर सिंह एक सैनिक। ठीक है, उषा का जादू कैसा है? सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? तो देखिए यहाँ आंसर है उषा का जादू। उषा का जादू उस उषाकालीन नभ की प्रकृति सुंदरता है जिसके लिए कवि ने बहुविधि उपमान जैसे नीला शंख, राख से लिपा हुए गले, गीला चौक, काली सील जो लाल केसर से धुली हो, लाल खड़िया से लिपटी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। लेकिन सूर्योदय होते ही उषा का ये सारा जादू टूट जाता है। सारा जादू टूट जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, जिसके लिए कवि ने बहुविधि अपमान जैसे नीला शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, काली सील जो लाल केसर से धुली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है यानी सूर्य की किरणें निकलती है तो उषा का ये सारा जादू टूट जाता है। सारा जादू टूट जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने का कोशिश करूंगा। अब है अगला है भगत सिंह कौन थे अथवा भगत सिंह के चरित्र के चित्रण करें। ठीक है, तो भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, लाहौर संयंत्र में केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। भारत राष्ट्र के लोकमानस और में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई। देखिए अब अगला क्वेश्चन है फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? आपको 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास फल फूल की वर्षा मेमे कर देती थी। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति अपने गांव को किस की जन्मभूमि बतलाया? तो देखिए ज्ञानेंद्र पति रचित कविता गांव का घर में गांव के बदले स्वरूप प्रकाश डाला गया है। गांव मनुष्य जीवन में ईमानदारी का प्रतीक है। यह परिवार के सदस्यों की साफगोई का भी प्रतीक है। पंचायती राज की जन्मभूमि गांव है। प्रकाश बुलौआ की मधुर याद भी गांव समेटे हुए थे। गांव हरी चैती बिरहा अल्हा जैसे लोकगीत भी जन्मभूमि है। अब तो गांव के रीढ़ की हड्डी ही झुरझुरा रही है। गांव बदल गए हैं। गांव में शहरों का आगमन हो गया है।
ये बहुत अच्छा कहानी है, भावुक कहानी भी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। गांव का घर शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए अथवा सारांश लिखिए। अब आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें मैंने जो हाईलाइटेड किया है उषा का शीर्षक, उषा शीर्षक कविता का भावार्थ स्पष्ट करें, ठीक है। उषा के बारे में इसमें स्पष्ट करना है आपको। हो जाएगा उषा शीर्षक कविता की रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो लहना सिंह के बारे में भी आपको जानना है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के निबंध ओ सदनीरा का सारांश लिखे। ओ सदनीरा का सारांश लिखे, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अजय सिपाही की माँ संवाद योजना की विशेषताएं का चित्रण करे, ठीक है। या मोहन डाकेश की एकांकी सिपाही की माँ का सारांश प्रस्तुत करे, ठीक है। तो मोहन डाकेश की प्रस्तुति मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर एकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया था। कहाँ? बर्मा में लड़ाई हुआ था, वहां पर लड़ने गया था। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है और ब्याह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे पर कमाकर लौटे तो यही कहानी है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फायदा हो। तो दोस्तों मैं आप लोग से विदा लेता हूं।